तो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है तो आपको एक ड्रामा पढ़ना पड़ता है। बेसिकली ब्रिटिश एवं अमेरिकन ड्रामा के बारे में आपको जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते तो आपको पढ़ना होता है। तो उसी में से जो आपका ब्रिटिश ड्रामा है और ब्रिटिश ड्रामा की सबसे महान विद्वान या पूरे आल साहित्य में अगर देखें बड़े जबरदस्त विद्वान की श्रेणी में आते हैं विलियम शेक्सपियर जी। विलियम शेक्सपियर का एक बेसिकली ड्रामा है, नाटक है, उसका नाम है क्या? उसका नाम है बेटा मैकबेथ। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। उसी मैकबेथ ड्रामा के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में बेसिकली ये इकाई संख्या 5 में शामिल है। पूरी इकाई संख्या 5 में केवल मैकबेथ ही शामिल है। तो आज का जो लेक्चर है वो मैकबेथ से रिलेटेड है। इस वीडियो के माध्यम से हम मैकबेथ जो नाटक है उसके बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर के बारे में भी कुछ जानेंगे। यानी विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो क्वेश्चन परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव या लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय में, वो सभी बताएंगे। यानी पहले हम लेखक परिचय देखेंगे और फिर उसके बाद में उसके आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम जो मैकबेथ रचना है, जो ये ड्रामा है मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का, इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, खास करके इसका पहले परिचय समझेंगे। परिचय के बाद पात्र और चरित्र चित्रण समझेंगे, कौन कौन से पात्र इसमें हैं, इसके माध्यम से संवाद चलता है और किस तरीके से उन पात्रों की क्या विशेषता है। इसके साथ ही साथ में कथानक यानी सारांश क्या है मैकबेथ का, मैकबेथ की पूरी कहानी आपको सरल शब्दों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाने का प्रयास। इसके साथ में जब कथानक हो जाए, कथानक के बाद में विशेषताएं, मुख्य थीम क्या है, उद्देश्य क्या है और क्या क्या विशेषताएं रही हैं इसकी, और इसके अलावा और तमाम प्रकार के फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ इसका समीक्षा कैसे कर सकते हैं, तो समीक्षात्मक चीजें भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और सबसे लास्ट में हम लगभग में 20 एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, इकाई संख्या 5 से, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इकाई संख्या 5 आज की वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होगी। और आपको बता दूं, ऐसे इकाई संख्या 6 में आपको ब्रिटिश ड्रामा के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश ड्रामा में जीबी शॉ का रचना है आर्म्स एंड द मैन। ऐसे ही गोल्ड स्मिथ की रचना है सी स्टूप्स द कैंकर, ठीक है। और इसके अलावा अमेरिकन ड्रामा है टीएस एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल। तो ये इकाई संख्या 7 वाला, ये भी चर्चा हो जाएगी 2-3 दिनों में, इसका भी लेक्चर आपके समक्ष आ जाएगा, ठीक है। टीएस एलियट की जो अमेरिकन ड्रामा है बेसिकली इकाई संख्या 7 में, बेसिकली बड़ा ड्रामा है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इन सभी का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक जबरदस्त शैली में मैंने नोट्स तैयार किया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी, ठीक है। जो भी चीजें लिखी रहेंगी उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद में आपको जो है टेनेसी विलियम और आर्थर मिलर, इन सभी की रचनाओं के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली आपके 2 लेक्चर इकाई संख्या 8 में पढ़ने हैं, ठीक है। एक लेक्चर आपका इकाई संख्या 7 का और 2 लेक्चर आपका इकाई संख्या 6 का, यानी 2 2 4 जो है 5 और एक 6, यानी कि इकाई 5 से लेकर के इकाई 8 तक, यानी कि कुल मिलाकर के 4 इकाइयों में कुल मिलाकर के आपका जो है 5 मतलब कि 6-7 लेक्चर है, 6 से 6 लेक्चर कम से कम आपके मैं दूंगा, ठीक है। और इनके माध्यम से आपके समाप्त हो जाएंगे। और इससे पहले आप देखते हैं वो ड्रामा से रिलेटेड है, जैसे टाइप्स ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा भी करना नहीं मतलब किए हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इससे पहले 3 चैप्टर्स आपके शुरुआती दौर पे मैंने बता दिया ट्रेजेडी एंड टाइप्स के बारे में। तो ये ट्रेजेडी है बेसिकली, जो मैकबेथ जो रचना है एक ट्रेजेडी है, एक त्रासदी है जीवन की, इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज को बताएंगे। इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर, न्यू बैच 2026-27। पेपर नाम है आपका क्या? पेपर का नाम ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, ठीक है। इकाई संख्या 5 में आपको पढ़ना है ब्रिटिश ड्रामा के बारे में। इकाई संख्या 6 भी ब्रिटिश ड्रामा है, 3 ब्रिटिश ड्रामा और 3 अमेरिकन ड्रामा के बारे में आपको जानना है। ब्रिटिश माने ब्रिटेन के ड्रामा, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का नाम दुनिया के किसी भी साहित्य में अगर देखेंगे तो इनका नाम आदर के साथ दिया जाता है, क्योंकि बड़े विद्वान नहीं है, ठीक है। जैसे कालिदास का नाम लेते हैं, जैसे हम तुलसीदास जी का नाम लेते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से विलियम शेक्सपियर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका लाइफ इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, इनका जो है जीवन परिचय देखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहला हेडिंग क्या पड़ेगा आपका, विलियम शेक्सपियर लाइफ इंट्रोडक्शन। पूरे यूनिट को मैं आज की वीडियो के माध्यम समझूंगा बहुत ही विस्तार से, बारीकी के साथ। अब यहाँ पर आप शैली, मेरी शैली, नोट्स बनाने की शैली आपने देखा होगा किस तरीके से। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अर्ली लाइफ यानी प्रारंभिक जीवन इनका कैसा रहा। विलियम शेक्सपियर की अगर बात करें हम, तो विलियम शेक्सपियर ना केवल अंग्रेजी साहित्य बल्कि उस समय समकालीन साहित्य या आज के साहित्य में भी प्रासंगिक हैं। विलियम शेक्सपियर ने जो कुछ भी लिखा है वो बहुत ही सराहनीय है और अद्वितीय कार्य इन्होंने अपने क्षेत्र में किया है। इसके बारे में आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं इनके बारे में। विलियम शेक्सपियर वाज
born on 23rd अप्रैल 1564। और ये जगह जो पड़ती है इंग्लैंड में पड़ती है स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, ये स्थान है, इस स्थान पे इनका जन्म हुआ था। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन ये जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ था। ये जगह पड़ती है बेसिकली कहां पर, इंग्लैंड में जगह पड़ती है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर वाज माने था थी थे, विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न यानी इनका जन्म आन कब हुआ था, 23 अप्रैल को 1564 ईस्वी में इनका जन्म होता है। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड अपॉन एवन नामक स्थान पर हुआ था। अब इस लाइन की जस्ट मैंने नीचे यहाँ पर हिंदी लिख रखा है। ऐसे में आपका पूरा नोट्स मैंने पूरा कथानक सब कुछ तैयार किया हुआ है। तो प्लीज सबसे पहले इसके लिए आप, मुझे कम से कम 1 से 2 दिन लगे हैं इतने नोट्स तैयार करने में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इतना जबरदस्त नोट्स आपके लिए तैयार करने के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना जबरदस्त नोट आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देने वाला है। और ये नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा जब हमारे आप कोर्स से ज्वाइन हो जाएंगे तब, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का कोर्स, वहां पर सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, लाइव क्लास भी मिलती है। He was the third child of जॉन शेक्सपियर, यानी कि ये जॉन शेक्सपियर के तीसरी संतान थी। जॉन शेक्सपियर कौन थे, जॉन शेक्सपियर इनके पिताजी का नाम है, ठीक है। जॉन शेक्सपियर जो कि दस्ताना बनाने वाले एक व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है। ग्लोब मेकर है दस्ताना बनाने वाले व्यापारी। एंड मैरी आर्डन जो थी ये इनकी माता जी का नाम था। मैरी ऑर्डेन, इसकी माता का नाम, शेक्सपियर की माता का नाम था मैरी ऑर्डेन, पिताजी का नाम था जॉन शेक्सपियर। इनकी दोनों की तीसरी संतान थी। बेसिकली ये दस्ताने बनाने वाले व्यापारी थे कौन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डेन, द डॉटर ऑफ द प्रोस्पेरिस फार्मर, यानी कि एक समृद्ध किसान की बेटी, एक ऐसा किसान जो एक प्रकार से एक परिपक्व किसान था जिसके पास सब कुछ था, उस किसान की बेटी थी मैरी ऑर्डन। इनके पिताजी का नाम था जॉन शेक्सपियर, इनकी माताजी का नाम था मैरी ऑर्डन। दोनों की शादी हुई थी और उनके तीसरी संतान के रूप में ये विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ इनके जन्म से संबंधित प्रारंभिक जीवन। इनकी शिक्षा कैसे हुई, शिक्षा को समझने से पहले आप देखें यहाँ पर, देखें एजुकेशन। He studies at the King's New School in Stratford, where he learned Latin, grammar and classical literature. शास्त्रीय साहित्य को समझा, ग्रामर यानी व्याकरण को समझा, लैटिन भाषा को समझा, इन्होंने सभी को लर्न यानी कि इसको अध्ययन किया, ठीक है। ये बात आप ध्यान दें, कहां से अध्ययन किया इन्होंने, क्या किया बेटा, इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड के किंग्स न्यू स्कूल एक था, वहीं से शिक्षा प्राप्त की, प्रारंभिक शिक्षा, जहां उन्होंने लैटिन भाषा को सीखा, व्याकरण भी सीखा, प्राचीन साहित्य का भी अध्ययन किया, या क्लासिकल या शास्त्रीय साहित्य के बारे में जाना। विलियम शेक्सपियर की अगर फैमिली की बात की जाए, परिवार की बात की जाए, तो इनके परिवार से रिलेटेड चीजें आप समझें। एट द एज ऑफ 18 वर्ष की आयु में शेक्सपियर मैरिड, यानी उनकी शादी हो गई, शेक्सपियर का विवाह हो गया, किससे हो गया, एन हैथवे से। एन हैथवे इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है, इसकी पत्नी का नाम है, विलियम शेक्सपियर की पत्नी का क्या नाम है, एन हैथवे इनकी पत्नी जी का नाम है, ठीक है। हु वाज 8 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि यह विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। इनकी पत्नी विलियम शेक्सपियर से कितनी बड़ी थी बेटा, 8 साल बड़ी थी, ठीक है। 18 वर्ष की आयु में शेक्सपियर का विवाह किससे हुआ था, एन हैथवे से हुआ, जो उनसे 8 वर्ष बड़ी थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। They had 3 children, इनकी 3 संतानें हुई। कौन कौन सी, देखिए उनकी 3 संतानें हुई। पहली का नाम था सुजाना, ठीक है, तथा ट्विंस हेमनेट एंड जुडिथ, यानी इनकी 3 संतानें हुई। पहली संतान का नाम था सुजाना, और सुजाना के बाद में 2 इनकी ट्विंस संतानें हुई, यानी कि जुड़वा बच्चे हुए। एक का नाम था हेमनेट, ठीक है, और दूसरे का नाम था जुडिथ, ठीक है। ये 2 संतान इनके जुड़वा हुए थे और एक सुजाना थी। इस तरीके से 3 संतान इनकी हुई थी, किससे, विलियम शेक्सपियर से। तो इनकी फैमिली थी। लंदन में इनका करियर कैसा रहा, इसको समझते हैं। करियर इन लंदन, by 1592 शेक्सपियर had moved to London। सन 1592 तक शेक्सपियर लंदन चले गए।
कब तक? 1592 ईस्वी तक शेक्सपियर कहां पर चले गए? लंदन। लंदन की इंग्लैंड का जो है राजधानी है लंदन, ठीक है। एंड यानी और बिकेम एन एक्टर एंड प्ले राइट, यानी कि ये जो है ड्रामा या नाटककार के रूप में यानी नाटककार के रूप में एक प्रकार से उभरे। साथ ही साथ में अभिनय भी किया करते थे, यानी कि एक अभिनेता भी थे, एक हीरो भी थे, यानी कि अभिनेता भी थे। तो एक अभिनेता के रूप में और एक नाटककार के रूप में लंदन में इनको प्रसिद्धि मिलती है और इसके रूप में कार्य करना शुरू कर देते। कहां पर? लंदन में। कौन? विलियम शेक्सपियर साहब। ही वॉज एसोसिएटेड विद द एक्टिंग कंपनी, नाम था उसका, कंपनी का नाम था लॉर्ड चेम्बरलिन, लॉर्ड चेम्बरलिन्स मेन, यानी कि वे लॉर्ड चेम्बरलिन्स मेन नामक नाट्य मंडली के सदस्य थे, ठीक है। हु वाज एसोसिएटेड विद द एक्टिंग कंपनी, यानी कि नाट्य कंपनी जो थी उसके सदस्य थे। कौन सी नाट्य कंपनी थी? लॉर्ड चेम्बरलिन्स मेन, ठीक है। लेटर नोन एज किंग्समैन, बाद में इसी को किंग्समैन कहा गया। इस मंडली का नाम बाद में क्या होगा? किंग्समैन भी इस मंडली को बाद में कहा गया। ये इनका जो है करियर रहा लंदन में। आगे इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि शेक्सपियर रोट 39 प्लेज, यानी कम से कम 39 नाटकों की रचना करी इन्होंने। साथ ही साथ में 154 सोनेट्स, सोनेट्स जो होते हैं काव्य होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 154 सोनेट या उससे अधिक सोनेट लिखे। एंड और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, यानी कि 2 लंबी कथात्मक कविता। नैरेटिव पोएम एक कथात्मक कविता, एक गद्यात्मक कविता लिखी इन्होंने, ठीक है। एक कथात्मक जो एक कथा, एक कहानी कहने वाली कविता है। तो 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, 154 sonnets and 39 plays wrote by William Shakespeare. His plays are generally divided into tragedies, comedies and histories. यानी कि इनकी जो एक प्रकार से रचनाएं हैं, इनके नाटक बेसिकली अगर देखें तो 3 वर्गों में इनके नाटक आपको दिखाई पड़ते हैं। पहले नाटक जो त्रासदी को बयां करते हैं। त्रासदी मैंने आपको बताया था कि ऐसे नाटक जिनके लास्ट में लेखक जो होता है वो एक प्रकार से दुखांत, मतलब कि हमेशा दुखी, कि दुख ही जीवन की कथा रही, इस तरीके से, यानी जीवन में हमेशा उसके दुख ही दुख रहता है, हर चीज में उसको संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के दौरान दुखी मिलता है। और अंतोगत्वा जब कहानी की एंडिंग होती है, एंडिंग हैप्पी एंडिंग ना होकर के एंडिंग जो होती है वो भी दुखद ही होती है, वो भी सारोफुल होती है, ठीक है। ट्रेजेडी इनकी रचना, मतलब कि ऐसे मैकबेथ जो रचना हम पढ़ने वाले हैं ये भी एक ट्रेजेडी ही है, ठीक है। हास्य यानी कॉमेडी भी लिखते हैं और साथ ही साथ में ऐतिहासिक स्टोरीज भी लिखते हैं, यानी कि ये ऐतिहासिक रचनाएं भी लिखते हैं। इनके नाटक ऐतिहासिक भी हैं, ये कॉमेडी यानी हास्य व्यंग्यपूर्ण नाटक भी हैं और साथ ही साथ में त्रासदी से भरे पड़े हैं। इस तरीके से इनके नाटक 3 विशेषताओं को अपने आप में पिरो करके यानी समाहित करते हैं, तो 3 प्रकार से कह सकते हैं। मेजर वर्क्स, इनकी प्रमुख रचनाएं जो उन्होंने काम किया। ट्रेजेडी की अगर बात, त्रासदियां लिखी, जैसे कि हैमलेट एक रचना है, त्रासदी है। मैकबेथ जिसके बारे में पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ओथेलो और इसके अलावा किंग्स लियर, ये तमाम प्रकार की रचनाएं किसकी हैं? ये विलियम शेक्सपियर साहब की हैं। बड़ी जबरदस्त रचनाएं हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमेडी की अगर बात की तो इनकी कॉमेडी भी बड़ी फेमस रही। इन्होंने कॉमेडी क्या लिखी? एज यू लाइक इट, एक कहानी है, ठीक है। ये हास्य का मतलब एक नाटक है, हास्य नाटक है। एज यू लाइक इट, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये भी एक इनका कॉमेडी नाटक है। इसके अलावा 12th नाइट, ये भी इनका कॉमेडी नाइट है। मच अडू अबाउट नथिंग, ये भी एक इनका कॉमेडी नाटक है, हास्य नाटक है। इसका विलियम शेक्सपियर का ये नाटक। स्टोरीज की अगर बात की जाए तो इन्होंने ऐतिहासिक नाटक जो लिखे उसमें जैसे कि रिचार्ड तृतीय एक शासक थे, उनके बारे में लिखा। हेनरी चतुर्थ के बारे में लिखा। हेनरी चतुर्थ जो है शासक है इंग्लैंड के ही। हेनरी पंचम, हेनरी चतुर्थ, सबके बारे में जानकारी दी, ठीक है। ये सब एक प्रकार से, ये सब ऐसे नाटक है रिचार्ड तृतीय पर। चूंकि नाटक का मंचन जो होता था ये हुआ करता था वहां पर, ठीक है। ऐसे नुक्कड़ नाटक अपने यहाँ पर भी नाटक हुआ करता था। नाटक पहले पहले नाटक ही लिखे जाते थे, उसी नाटक का मंचन करके कि किसी संदेश को, किसी जो है चीजों को बयां कर दिया किया जाता था, ताकि जो है उस चीज को लोग जान पाए और उसके हिसाब से चीजें कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं। आपने देखा हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर, ये त्रासदी है इनकी, दुखांत नाटक है जिसमें हास्य और व्यंग खूब मिलेगा। एज यू लाइक इट, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, 12th नाइट, मच अडू अबाउट नथिंग, ये सब नाटक विलियम शेक्सपियर के।
हिस्ट्री ऐतिहासिक नाटक में देखेंगे तो रिचार्ड तृतीय पर नाटक लिखा, हेनरी चतुर्थ नाटक लिखा, हेनरी पंचम पर भी नाटक लिखा। ठीक है। अंतिम जीवन और मृत्यु की अगर बात की जाए विलियम शेक्सपियर जी के, अराउंड 1613 शेक्सपियर रिटायर्ड टू स्टैटफोर्ड टू लाइव अ पीसफुल लाइफ। लगभग 1613 ईस्वी में शेक्सपियर स्टैटफोर्ड लौट आए और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगते हैं अपने जो है जहां पर उनका जन्म हुआ था वहां पर लौट आते हैं। He died on 23rd April 1616, the same day as his birthday at the age of 52 years. 52 वर्ष की अवस्था में विलियम शेक्सपियर का निधन हो जाता है और 52 साल की अवस्था में जब इनका निधन होता है, अपने बर्थडे की डेट को ही इनका निधन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इनका जो मृत्यु हुई थी वह भी 23 अप्रैल को हुई थी। 23 अप्रैल का इनका जन्म भी हुआ था। ठीक है, 1616 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 23 अप्रैल 1616 को अपने जन्मदिन के दिन ही 52 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो जाता है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड द बर्ड ऑफ एवन बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। इनका बड़ा योगदान रहा इंग्लिश साहित्य में। विलियम शेक्सपियर को एवन का कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? एवन का कवि। इसलिए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को अद्वितीय ऊंचाइयां प्रदान की हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एक प्रकार से कहने पे कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लिटरेचर में। किसने? विलियम शेक्सपियर ने। इस बात को सभी जानते हैं। His works reflect the depth of human emotion. उनकी रचनाओं में मानव भावनाएं यानी ह्यूमन इमोशन को, जो मनुष्य की जो भावनाएं होती, इमोशंस होते हैं, उसको बहुत ही बारीकी के साथ, गहराई के साथ प्रस्तुत करती है रचनाएं इनकी। Who work reflect the depth of human emotion, जैसे कि लव, प्रेम, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, जेलसी, ईर्ष्या, पावर, शक्ति, कॉमेडी, हास एंड ट्रेजेडी यानी कि त्रासदी। तो ये सब जीवन के क्या है? इमोशंस। इन इमोशंस को बहुत ही बारीकी के साथ विलियम शेक्सपियर अपनी रचनाओं में पिरोते हैं, अपनी रचनाओं में एक प्रकार से इंक्लूड करते हैं। ठीक है। ही इज रिमेम्बर्ड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑफ ऑल टाइम्स। विलियम शेक्सपियर को सर्वकालिक महान नाटककार और कवि के रूप में जाना जाता है। ये केवल एक समय के जो है कवि या नाटककार नहीं रहे, कवि भी रहे, नाटककार भी रहे, लेखक भी रहे, यानी कि ये ऑथर भी हैं और एक पोएट भी हैं और जबरदस्त तरीके से काम किया इन्होंने। इस तरीके से आप लोगों ने इनके बारे में समझ लिया। तो मैकबेथ मतलब किसके बारे में समझ लिया। अब हम थोड़ा सा मैकबेथ के बारे में चर्चा करेंगे। मैकबेथ का इंट्रोडक्शन। मैकबेथ एक रचना है, एक नाटक है, एक ड्रामा है जो कि त्रासदीपूर्ण नाटक है, ट्रेजेडी नाटक है। ठीक है, परिचय समझते हैं। अबाउट द प्ले, नाटक के बारे में। मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन, यानी कब लिखा? 1606 में, 1606। 1606 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ नाम का एक त्रासदी से पूर्ण नाटक लिखा, एक दुखांत नाटक लिखा, एक ऐसा नाटक लिखा जिसका अंत दुखद था। एक त्रासदीपूर्ण नाटक लिखा। किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, मैकबेथ एक त्रासदी है जिसे विलियम शेक्सपियर ने 1606 ईस्वी में लिखा था। द प्ले इज सेट इन स्कॉटलैंड, यानी कि यह नाटक का जो पृष्ठभूमि है वो स्कॉटलैंड से शुरू होती है, स्कॉटलैंड की धरातल पर लिखी गई है, स्कॉटलैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव जर्नल, यानी एक वीर की, एक प्रकार से एक वीर सेनापति जिसका नाम है मैकबेथ, उसके बारे में पूरी जानकारी देती है। Whose uncontrolled ambition leads to murder and downfall। वो एक प्रकार से एक मैकबेथ नाम का एक वीर सेनापति है जो कि राजा डकन का सेनापति है और उसकी वीरता का वर्णन तो है, साथ ही साथ में उसका पतन कैसे होता है, उसके जीवन में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, उसी पड़ाव पर आधारित किस तरीके से उसका मन बदलता है। राज्य पाने के लिए उसने अपने राजा तक की हत्या भी कर देता है और उसकी अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ के कहने पर वो अपने जो है राजा की हत्या कर देता है। 3 चुड़ैलें हैं जो कि आकर के इसको भविष्यवाणी सुनाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मैकबेथ की कथा है जिसकी आसीन महत्वाकांक्षा उसे हत्या और विनाश की ओर ले जाती है। वो लगातार सोचता रहता है कि भाई और आगे तक बढ़ सकते हैं। एक और उसके बीच में जब 3 चुड़ैलें जो भविष्यवाणी करती हैं
कि भाई तुम जो बहुत आगे तक जा सकते हो, फिर वो आता ढक्कन को मार देता, राजा को मार करके खुद गद्दी पर बैठता है, और कुछ सरदार वगैरह होते वो इससे जो है रुष्ट हो जाते बाद में चल करके, ये सब चीजें होती हैं। और इसके साथ का एक सेनापति और था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना है। तो ये पूरी कहानी मैकबेथ पर आधारित है। मैकबेथ जो है इस नाटक, मैकबेथ के ही इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है। द सेंट्रल थीम इज एम्बिशन, इसका मुख्य विषय है फेट, पावर एंड गिल्ट, महत्वाकांक्षा, जो कि एक प्रकार से मैकबेथ के अंदर रहती है, लगातार वो कुछ और करने की इच्छा में लगातार आगे बढ़ता है। भाग्य उसका उसके साथ कभी होता कभी नहीं होता है। सत्ता और शक्ति या अपराध का अपराध बोध के बारे में रचना आपको बताती है। एम्बिशन, फेट, पावर एंड गिल्ट के बारे में पूरी ये रचना जो है आधारित है। इट शोज हाउ अनकंट्रोल्ड एम्बिशन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन्स लाइफ एंड सोल। यह दर्शाता है कि असीमित महत्वाकांक्षा, जब किसी की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि वह एक प्रकार से अपना भविष्य नहीं देख पाता कि क्या है, बस केवल अपने एम्बिशन, अपने महत्वाकांक्षा को लगातार वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, और उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लगातार ऐसे प्रयत्न कर लेता है जो प्रयत्न उसको शायद नहीं करना चाहिए था, और उसी वजह से, उसी महत्वाकांक्षा की वजह से वो अपने आप को एक प्रकार से विनष्ट कर देता है, अपने आप को नष्ट कर देता है। असीमित महत्वाकांक्षा किस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन और आत्मा को नष्ट कर देती है, यहाँ तक कि वो मर जाता है, उसकी वो जब मारता है राजा ढक्कन को या उसको, तो उसकी जो आत्मा है या फिर जो आत्मा है वो बार बार सपने में आती है, खून के छींटे हमेशा आंखों के समक्ष दिखाई पड़ते हैं कि किस तरीके से मारा गया था। मनोवैज्ञानिक तौर पर यानी साइकोलॉजिकल तौर पर भी ये लोग एक प्रकार से, इनका मेंटली जो चीजें हैं वो एकदम से खत्म हो जाती हैं। लेडी मैकबेथ बार बार सपने में देखती है इन चीजों को, ठीक है, बार बार घबराती है। इस अब आगे चल करके आप पढ़ेंगे। Macbeth is not just a political tragedy, but also a psychological study of ambition and guilt. मैकबेथ केवल राजनीतिक त्रासदी नहीं, केवल राजनीति के लिए किया गया एक कत्ल नहीं, या फिर राजनीति में एक सेनापति की घटनाओं का वर्णन करने वाला कोई नाटक नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा और अपराध बोध का गहन मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, यह शेक्सपियर की सबसे छोटी त्रासदियों में से एक है, ऑफ शेक्सपियर्स, बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, सबसे छोटी त्रासदियों में से एक है, परंतु सबसे प्रभावशाली मानी जाती है मैकबेथ। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में इसको, हिंदुस्तान में इसको पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर में, आप ये सोच सकते हो, ना केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के सभी देशों में आप देखते हैं मैकबेथ या विलियम शेक्सपियर को। इंग्लिश लिटरेचर अगर आपको पढ़ना तो विलियम शेक्सपियर को पढ़, जैसे हिंदी साहित्य पढ़ते समय आप बिहारी लाल को पढ़ते हैं, जैसे आप जो है सूरदास को पढ़ते हैं, जैसे आप तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, ऐसे विलियम शेक्सपियर को भी पढ़ना ही पड़ेगा। कितना भी आप सोचे इनको ना पढ़े तो पढ़ना ही पड़ेगा, इस तरीके से इस चीजें। अच्छा, इस नाटक की फेमस पंक्ति क्या होती है? फेमस पंक्ति इसकी नाटक की है, फियर इज फॉल एंड फाउल इज फेयर। ये पंक्ति हमेशा आप देखते हैं घूमती रहती है, और इसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कथा चलती रहती है। इसका मतलब है सुंदर वही है जो कुरूप है, और जो कुरूप वही है जो सुंदर है। यह वाक्य पूरे नाटक की सहज, रहस्यमय और विडंबनापूर्ण भावना को प्रकट करता है, और नाटक आगे बढ़ता है। अब हम कैरेक्टर को समझेंगे, फिर कथानक को समझेंगे। जो कैरेक्टर को समझ लेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर क्या क्या विशेषता रखते हैं, उनका क्या नाम है, क्या चीजें हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है, हमारे पीडीएफ प्राप्त करने, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, ऐसे ही सभी चैप्टर्स के 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। क्या एसएमएस करना है? आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर देना है, अपने सब्जेक्ट्स के नेम एसएमएस कर देने हैं। आप किस सेमेस्टर में हो? आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, अपना सेमेस्टर लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। तो आप थर्ड सेमेस्टर, अपने थर्ड सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। किस नंबर पर? इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। जैसे ही आप इतना लिख करके एसएमएस कीजिएगा, आपके पास एक क्यूआर कोड हम भेजेंगे। इसी क्यूआर कोड पर मात्र और मात्र 100 रुपए फीस आपको जमा कर दी। कितने रुपए बेटा? केवल 100 रुपए फीस में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा नोट्स आपको मिलेगा, और तमाम मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ केवल इंग्लिश का ही नहीं, बच्चा जैसे कि 3 मेजर सब्जेक्ट जो होगा उनकी पूरी तैयारी, माइनर की और को करिकुलर की, इन सभी सब्जेक्ट की यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा। इसमें आपको एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज क्लास तो आपको मिल ही रही है, उसकी पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज क्लास की पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या होगा, इसमें आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जो पुराने वीडियोस है वो सब भी मिल जाएंगे आपको।
केवल 100 रुपए फीस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पांचों सब्जेक्ट की आपको मिलेगी, यानी जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, मेजर माइनर को करिकुलर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या को करिकुलर का भी सेम मिल जाएगा। को करिकुलर का पेपर सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी तैयारी के लिए 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए अलग से तैयार कर लिया गया है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो मात्र 100 रुपए फीस में आपको बहुत कुछ व्यवस्था दी जा रही है, ठीक है। इसमें जैसे आपका इंग्लिश के साथ जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, साइकोलॉजी, जो भी आपका होगा वो सब तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। संस्कृत से लेकर के आपके सारे सब्जेक्ट तक आपको, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप लिए होंगे सभी की तैयारी हो जाएगी को करिकुलर के साथ में। इस तरीके से मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए व्यवस्था की गई है। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है। जैसे आप डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो जैसे अंग्रेजी आप कई बार थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं, मैकबेथ आपको ड्रामा पढ़ना है, बेसिकली नाटक पढ़ना है, तो आपको नाटक में मैकबेथ का नाटक पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें आपके पाठ्यक्रम में होंगी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते और चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। तो मैकबेथ आपका ये हो गया, मैकबेथ का परिचय हमने समझा। अब मैकबेथ में कौन कौन से, मैकबेथ नाटक में कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है, कौन कौन से इसमें जो है लोग हैं या कौन कौन से पात्र हैं। देखिए पात्रों की बात की तो मैकबेथ, मैकबेथ जो है एक नायक है, हीरो है इस कहानी में, इसी के इर्द गिर्द इसी के आधार पर पूरी कहानी लिखी गई, इसलिए इसका इस नाटक का नाम मैकबेथ ही रखा गया है, ठीक है। मैकबेथ इज द सेंट्रल कैरेक्टर एंड ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले, यानी मैकबेथ जो है इस नाटक का क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी कि मुख्य पात्र के रूप में आता है, एंड यानी और ट्रेजिक हीरो ऑफ द दिस प्ले, यानी कि यह इस नाटक का त्रासदी का नायक है, त्रासदी नायक है। त्रासदी मतलब कि ये दुखपूर्ण नायक है, इसके जीवन में हमेशा संघर्ष ही, आपको महत्वाकांक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है और जीवन ऐसे संघर्ष में निपट जाता है। ही इज अ ब्रेव स्कॉटिश जनरल, यानी कि यह एक साहसी स्कॉटिश सेनापति है। हुज अनकंट्रोल्ड एम्बिशन, जिसे अपनी महत्वाकांक्षा, जो कि असीमित महत्वाकांक्षा है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लेडी मैकबेथ, इसको मोटिवेट कौन करती, बार बार इसको जो है चढ़ाती है कौन, उसकी पत्नी, क्या नाम है उसका, लेडी मैकबेथ। वो बार बार मोटिवेट करती कि राजा को मारो, गद्दी बैठो, राजा बन जाओ भैया, ऐसे बोलती है। लेडी मैकबेथ जो है बार बार इसको इन्फ्लुएंस करती, किसको, लेडी मैकबेथ के प्रभाव की वजह से ये क्या करता था, लीड हिम टू कमिट मर्डर एंड फाइनली फेस डाउनफॉल। जब ये राजा डक्कन की हत्या करने के लिए बार बार लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ को प्रेरित करती, मोटिवेट करती है, लेडी मैकबेथ के कहने पर, और चुड़ैलों की जो है प्रकार से जो है क्या हुआ था, उसका भविष्यवाणी हुई थी, उसके भविष्यवाणी के द्वारा तमाम मतलब इसका मन जो है बदला और इसने राजा डक्कन की हत्या कर दी। अब राजा डक्कन किसकी, इसने ये हत्या कर देता है, ठीक है, और अंततः उसका पतन हो जाता है बाद में, ठीक है। तो ये है वही मैकबेथ, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी। अगली है लेडी मैकबेथ, नायिका है, ये हीरोइन है, ठीक है, कह सकते हैं। लेडी मैकबेथ इज द एम्बिशन वाइफ, एम्बिशियस वाइफ ऑफ मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ की महत्वाकांक्षी पत्नी है। जिस तरीके से महत्वाकांक्षा इसके अंदर है, उसी उससे थोड़ा एक कदम आगे इसकी पत्नी के अंदर है, ठीक है। She plays a key role in encouraging Macbeth to murder King Duncan, यानी वही लेडी मैकबेथ ही वह पात्र है जिसकी वजह से मैकबेथ ने राजा डकन की हत्या करी। राजा डकन को मारने के लिए मैकबेथ को लेडी मैकबेथ बार बार प्रेरित करती थी, ठीक है। आज भारतीय समय में आप देखते हैं जैसे महिलाएं जो होती हैं अपने पति से जो कुछ काम करवाना होता कहती हैं, उन्हीं से कहती हैं। तो इसी तरीके से लेडी मैकबेथ बार बार इसको प्रेरित करती थी। स्त्रियों के कहने पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता, अगर वो बार बार प्रेरित करती रही, एक ही बात अगर 10 बार बोलेगी आकर के आपको, तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप वो काम ना चाहते हुए भी वो काम आपको करना पड़ता है। जब एक ही बात कोई व्यक्ति आपको बार बार बोलता है और जब कोई अपना व्यक्ति आपको बार बार ऐसे कोचेगा आकर के, रात में आप सोने गए, आराम से खाना पानी खाए, रात में फिर एक बार बात आपके जो है दिमाग में बैठा दिया कि यही करना है,
तो फिर वो चीजें जब 10-12 मना करोगे, उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको वही बातें सही लगने लगती है। जब एक ही बात को आप 10 बार सुनते हैं तो वो बातें आपको सही लगने लगती है। जैसे कि जब प्रचार, आजकल तो सबसे बड़ा काम सरकार ने कर दिया, मैं तो बहुत खुश हुआ। जो ये ड्रीम 11 और ये क्या नाम है, तमाम सर्कल ऐप दुनिया भर का जो है, ये सब होता नहीं था, क्या नाम है, ये पैसा लगाओ इतना कमाओ, ये सब जितने हैं सबको नष्ट कर दिया। बहुत सही काम हुआ। मतलब इससे क्या हो रहा है, जनता को एक प्रकार से भ्रामक जानकारियां मिल रही हैं। जनता को भाई इतना पैसा लगाओ, तुम इतना ऐसे होगे। उससे क्या हो रहा है कि जनता परेशान हो जाती है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लोग दिन भर उसी में फंसे पड़े हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सब उसी में फंस गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके माता पिता या फिर आप देखेंगे कि बहुत परेशानी हो रही थी इस वजह से। इसलिए जो है तमाम सारा बैन जो हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरकार ने अच्छा कदम उठाया मेरे हिसाब से, जहां तक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कुछ राय मत दीजिए, आप बस बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको, इंग्लिश पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा लगा। जबकि मैं इंग्लिश का छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ाने का नोट्स मैंने इस तरीके से तैयार किया कि आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवा बता दिया जाए। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बिल्कुल। वही मुख्य कारण है जो मैकबेथ को राजा डकन की हत्या के लिए प्रेरित करती, कौन, लेडी मैकबेथ। अगला जो एक प्रकार से पात्र है वो है द थ्री बिचेस। बिचेस माने होता है भाग्य की प्रतीक है, बिचेस यानी बिचेस माने होता है जो है चुड़ैल, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब इस तरीके से एक जो है चुड़ैल बता सकते हैं, बिचेस माने चुड़ैल बेसिकली। द बिचेस आर मिस्टीरियस फिगर्स हु प्रेडिक्ट मैकबेथ्स राइज एंड फॉल। तीन चुड़ैले रहस्यमयी पात्र हैं जो कि एक प्रकार समय समय पर आती रहती हैं भविष्यवाणी करने के लिए, जो मैकबेथ की उन्नति यानी कि उसकी जो है प्रोन्नति के बारे में बताती है और उसका पतन कैसे होगा, उसकी भविष्यवाणी समय समय पर, जब उसका उत्थान होने की होता तब आकर के एक बार मोटिवेट कर देती हैं, और फिर जैसे पतन होने की होता तब भी बता देती कि भाई तुम्हारा पतन निश्चित है। तो इस तरीके से तीन चुड़ैले हो बार बार जो है भविष्यवाणी करके उसका पतन यानी डाउनफॉल बताती रहती है, किसका, मैकबेथ का। दे सिंबलाइज फेट, टेम्पटेशन एंड द डार्क साइड ऑफ एम्बिशन। ये तीन चुड़ैले भाग्य, प्रलोभन और महत्वाकांक्षा के अंधेरे पक्ष का प्रतीक है। ये बार बार जो है मोटिवेट करती है कि आप कोई ऐसा काम करें। देखिए भविष्यवाणी, कभी भी कोई कहे कि आप भविष्य में ये होंगे वो होंगे, आप वो होंगे नहीं, आपको कुछ करना पड़ता है। अब कभी कभी आप उसके लिए कुछ बहुत गलत कर लेते, सोचते हैं हमको ये लिखा है। भविष्य आपका कुछ नहीं होता है, आप अपने कर्म के द्वारा अपना भविष्य बदल सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको पहले से किसी चीज का पता हो जाएगा कि ये होने वाला, तो आप परेशान हो जाओगे, आप हो सकता है 10 दिन पहले में खत्म हो जाओ। इसलिए आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने कर्म कीजिए, आपको फल ईश्वर जरूर देगा, ठीक है। क्योंकि जो जस करहि तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अभी इस आश्रय में मत बैठिएगा कि हुई है वही जो राम रचि राखा, तो वो नहीं होगा। जो मतलब कि राम रचि राखा, जो भगवान राम ने कर दिया है वो हुई है वह है, बिल्कुल वही होगा। लेकिन कर्म प्रधान विश्व, आगे तुलसीदास के, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। आप जैसा करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वो अलग है कि भाई हुई है वही जो राम। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई गलत करे तभी भगवान का हाथ है, सही करेंगे तभी भगवान का हाथ। तो अब देखिए ये गलत बात है। अब जैसे नियम कायदा क्या कहता है अपने भारतीय संविधान का कि भाई आप अच्छा करोगे अच्छा अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, दंड वही मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या कहता है, हमेशा सरकारें कहती कि आप अच्छा ही काम करिए, लेकिन तभी लोग बुरा काम करते हैं। तब सरकार करवाता है क्या बुरा काम? नहीं, वही चीज है। इसके लिए इस पर मुद्दा भी बाद में चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे ये पात्र है। अगला पात्र है किंग डक्कन, राजा स्वयं। डक्कन इज द नोबल किंग ऑफ स्कॉटलैंड। डक्कन स्कॉटलैंड का महान और दयालु राजा है। ही रिप्रेजेंट ऑर्डर, यानी कि वह शांति और न्याय का प्रतीक है। ही ऑर्डर वर्च्यू एंड जो है राइटफुल रूल, वह शांति और न्याय का प्रतीक है। बट इज मर्डर्ड बाय मैकबेथ, परंतु मैकबेथ के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। जबकि इतना दयालु इतना सीधा राजा था, ठीक है, जो है डक्कन बहुत अच्छा राजा था, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसका एक मित्र होता है किसका, मैकबेथ का, उसका नाम है बैंको। बैंको भी एक सेनापति है जो इसकी किसका मित्र होता है, बैंको नाम का एक सेनापति है जो कि मैकबेथ का मित्र होता है, और बैंको के समय ही भविष्यवाणी करती है। बैंको की भविष्यवाणी भी होती है कि बैंको भी राजा बनेगा, आने वाले समय में बैंको राजा बनने वाला है। बाद में बैंको को भी मार देता है मैकबेथ, ठीक है। तमाम सारी चीजें भी कहानी होंगी आगे। बैंको इज मैकबेथ्स क्लोज फ्रेंड एंड फेलो जनरल, यानी बैंको मैकबेथ का घनिष्ठ मित्र था और फेलो जनरल यानी कि साथी सेनापति था, इनके साथ का ही सेनापति था।
The witches predict that Banquo's descendant will be kings, यानी चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं कि बैंको के वंशज राजा बनेंगे, बैंको का जो वंशज है, बैंको के जो पुत्र हैं वो राजा बनेंगे, ऐसा भविष्यवाणी जो है चुड़ैलें ये भी करती है बैंको को लेकर के। बैंको को भी याद बात पता है, मैकबेथ को ये बात सताती रहती है कि भाई ये राजा ये बन जाएगा तो हमारा क्या होगा। ये पहले राजा को मारता है, जब इसको पता चलता है कि भाई बैंको कुछ बोलेगा हमको, राजा को क्यों मारा, तो बैंको इसको भी निपटा देता है, ठीक है, अपने मित्र को। बैंको के दो पुत्र हैं, ठीक है, फिलियांस बैंको का पुत्र है, फिलियांस इज बैंको सन, फिलियांस जो है बैंको का पुत्र है। ही escapes Macbeth's attempt to kill him and symbolize the future of Banquo's lineage, यानी वह मैकबेथ के षड्यंत्र से बच जाता है, क्योंकि मैकबेथ सोचता है कि मैं बैंको के पूरे परिवार को ही साफ कर दूं, लेकिन जो इलियांस है, जो सॉरी फिलियांस है, ये बच करके भाग जाता है और बैंको के वंश की निरंतरता का प्रतीक बनता है फिलियांस, बाद में यही राजा बनेगा, ठीक है। अगला पात्र है आपका मडकफ, यानी प्रतिद्वंदी। मडकफ जो है, इसकी मैकडफ की अगर बात की तो मैकडफ इज अ नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड एंड मैकबेथ्स मेन ओपोनेंट, यानी मैकडफ जो है, मैकडफ जो है स्कॉटलैंड का एक महान सरदार है। सरदार जो होते थे बेसिकली ये व्यापारी होते थे, बढ़िया जबरदस्त तरीके से इनका वर्चस्व होता था, कई सरदार मिलकर के तो राजा को बनाते थे, तो सरदार लोग राजा के वफादार हुआ करते थे वहां के, ठीक है। तो सरदार इसको कहीं ना कहीं भनक लग गई थी कि भाई मैकबेथ की कुछ चाल है राजा को मारने में। तो मैकबेथ का मुख्य प्रतिद्वंदी है, मैकबेथ से एक प्रकार से मैकबेथ को यह हटाना चाहता है इसकी गद्दी से, क्योंकि मैकबेथ ने, उसको पता चल जाता कि हाँ इसने जो है चाल से मारा है राजा को। ही अल्टीमेटली kills Macbeth and restores peace in Scotland, वही अंततः मैकबेथ का वध करता है। कौन? मडकफ जो है, सॉरी मैकडफ जो है, ये बाद में यही सरदार जो मैकडफ है ये मैकबेथ की हत्या करता है बाद में, और स्कॉटलैंड में शांति स्थापित करता है। कौन? यही जो सरदार है आपका, क्या नाम है, मैकडफ नाम का सरदार, जो कि इसका प्रतिद्वंदी है, इसको बाद में मैकबेथ को वही मारता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगला है आपका मैलकम। मैलकम की अगर बात की जाए तो मैलकम इज द इल्डर सन ऑफ किंग डक्कन, यानी कि जो है मैलकम जो है राजा डक्कन का सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, इसी को राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैकबेथ जो है राजा बन जाता है। आफ्टर डक्कन्स मर्डर ही फ्लीज बट लेटर रिटर्न्स टू क्लेम द जो है थोरेन, यानी पिता की जब हत्या हो जाती है, डक्कन की मृत्यु हो जाती है, तो मैलकम जो होता है वो भाग जाता है मारे डर के, परंतु बाद में लौट करके सिंहासन का अधिकार जो है ले लेता है, ठीक है। इस तरीके से कहानी चलती रहती है। इसके अलावा अगला जो आपका मतलब इसमें आता है बीच बीच में पात्र, उसका नाम है बेटा का डोनलबेन, ठीक है, डोनलवेन मतलब कि डोनलबेन जो है, डोनलबेन एक राजकुमार है। डोनलबेन इज अ यंगर सन ऑफ किंग डक्कन, डोनलबेन राजा डक्कन का छोटा पुत्र है। बड़ा पुत्र तो जो है मोलकेन था, ठीक है। बड़ा पुत्र का क्या नाम था? बड़े पुत्र का नाम था क्या बेटा? बड़े पुत्र का नाम था मैलकम, और इस छोटे पुत्र का क्या नाम है? मतलब कि डोनलबेन, ठीक है। मैलकम और डोनलबेन एक दो पुत्र थे राजा डक्कन के, बड़ा बेटा उत्तराधिकारी था। आफ्टर डक्कन्स मर्डर ही एस्केप्स टू आयरलैंड, पिता की हत्या के बाद वह आयरलैंड भाग जाता है, ठीक है। दोनों पुत्र इधर उधर निकल जाते हैं। आगे देखिए अदर कैरेक्टर्स, कुछ अन्य पात्र हैं जैसे कि लेनॉक्स, रोज, एंगस, ठीक है, यानी कि लेनॉक्स, रॉस और एंगस, ये स्कॉटिश नोबल्स हु शिफ्ट लॉयल्टी अगेंस्ट मैकबेथ, स्कॉटलैंड के सरदार हैं तमाम सारे, जो धीरे धीरे मैकबेथ का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग लॉयल्टी दिखाते हैं अपने किंगडम के प्रति, अपने राज्य वंश के प्रति, और ये मैकबेथ को जब देखते हैं कि भाई ये सेनापति है और ये राजा बन जाता है, ये सरदार लोग जो है धीरे धीरे करके क्या करते हैं, इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं मैकबेथ का। द पोर्टर, अ कॉमिक कैरेक्टर हु प्रोवाइड्स ब्रीफ रिलीफ फ्रॉम द टेंशन, पोर्टर एक पात्र है, हास्य पात्र है, जो नाटक में संक्षिप्त हास्य का तत्व लाता है, बीच बीच में वो हंसी मजाक करता रहता। तो ये इस तरीके से नाटक के संपूर्ण पात्र परिचय को आपने देख लिया।
बड़े विस्तार से मैंने इन चीजों को समझाया। अब मैकबेथ का एक प्लॉट यानी कथानक समझिए, इसकी समरी पूरी की पूरी समझने का प्रयास कीजिए। पहली कहानी का जो पहला चरण होता है उसमें हम प्रवेश करते हैं। 3 witches appear on the lonely heath in स्कॉटलैंड एंड प्लेन टू मीट मैकबेथ। 3 चुड़ैलें स्कॉटलैंड के एक सुनसान मैदान में दिखाई देती हैं और वो मैकबेथ से मिलने की योजना बनाती है कि मैकबेथ से कैसे मिली जाए। 3 चुड़ैलें होती हैं और खास करके जो पश्चिम के नाटक वगैरह उसमें चुड़ैलों का प्रावधान खूब है कि भविष्यवाणी वगैरह खूब होती है। ठीक है, तो 3 चुड़ैलें हैं, मैकबेथ से मिलने की योजना बनाती हैं। आगे होता है मैकबेथ एंड बैंक्यू, ये दोनों एक प्रकार से मित्र हैं, सेनापति हैं, एक युद्ध जीत करके। द ब्रेव जनरल्स रिटर्न आफ्टर विनिंग अ ग्रेट बैटल, यानी ये एक बड़ी लड़ाई जीत करके वापस लौट रहे थे, उसी दौरान 3 चुड़ैलें जो है आती हैं। द विचेस ग्रेट मैकबेथ एंड मैकबेथ विथ 3 टाइटल्स, यानी कि 3 नामों से उसको पुकारते हैं मैकबेथ को। कौन कौन से? थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ कॉर्डर एंड फ्यूचर किंग, भविष्य का राजा। जब चुड़ैले मैकबेथ का 3 मैकबेथ से मिलती हैं तो 3 उपाधियों से इसको बुलाती हैं और 3 उपाधियों से स्वागत करती हैं। ग्लेमिस का थैन, कॉर्डर का थैन और भविष्य का राजा, कहां जा रहा है, ऐसे करके बुलाती है उसको। चौंक करके मैकबेथ देखता है, कौन बुला रहा है भाई मुझे। तुरंत मैकबेथ कहता है, चुड़ैले कहती है रुकिए रुकिए, भविष्यवाणियां करती है वो, ऐसे बोलती ग्लेमिस का थैन, कॉर्डर का थैन, भविष्य का राजा। इस पे मूवी भी बन चुकी होगी। ये चीजें बुलाती हैं। जब चुड़ैले इस तरीके से मैकबेथ और बैंक को वहीं पर भी रहता साथ में, तो भविष्यवाणी करती हैं। क्या कहती है? द आल्सो टेल बैंको दैट हिज descendant will be kings for is himself will not। वे बैंको से कहती हैं कि उसके वंशज राजा बनेंगे, यानी उसके बाद बैंको का जो वंश होगा, बैंको के पुत्र या उनके पुत्र भविष्य में राजा बनेंगे, ऐसा भविष्यवाणी 3 चुड़ैलें करती हैं। भले ही स्वयं वो राजा कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन उनके वंशज राजा बनेंगे, ऐसा योग बता रहा है, ऐसी तीनों चुड़ैलें कहती हैं। आगे क्या होता है बेटा? सून आफ्टर, कुछ ही समय बाद, किंग्स डक्कन मेक्स मैकबेथ, राजा डक्कन जो थे कुछ ही समय के बाद मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर, यानी कॉर्डर का थेन जो है इसको घोषित कर देते हैं। ऐसे एक पहले सामंत होता था, सामंत का आपको सरदार घोषित कर दिया गया। तो ऐसे चूंकि युद्ध लड़के आया था, युद्ध जीता था, इसकी दम पर युद्ध जीता गया था, तो इसको फिर और बड़े पदवी पर दे दिया जाता है, कॉर्डर का थैन इसको घोषित कर देता है राजा। फुलफिलिंग द सेकेंड प्रोफेसी, यानी कि इसको कॉर्डर का थैन घोषित कर दिया गया। भविष्यवाणी का दूसरा हिस्सा यहाँ पर सच हो जाता है। जो कॉर्डर का थैन उसने जो है बोला था, क्या बोला था? कॉर्डर का थैन बोला नहीं था, 3 चुड़ैले ने क्या बोला था? मैकबेथ को कॉर्डर का थैन बोला था, भविष्य का राजा बोला था, और क्या बोला था? एक और शब्द बोला था, ठीक है, ग्लेमिस का थैन। तो ग्लेमिस का थैन तो नहीं हुआ, लेकिन ये कॉर्डर का थैन हो गया। अब इसको जैसे इतना कॉर्डर का थैन बना ये, जैसे इसको और विश्वास होगा कि भाई हाँ चुड़ैले सही कह रही थी, अब राजा बनने में हमको कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा ये सोचने लगता है। अब जब ऐसा ये सोचने लगता है मैकबेथ, फिर क्या होता है बाबू? जब मैकबेथ ऐसा सोचने लगता है, फिर आगे की कहानी आगे बढ़ती है। फिर होता ये है, लेडी मैकबेथ हियरिंग द प्रोफेसी pushes मैकबेथ टू किल किंग डकन। लेडी मैकबेथ भविष्यवाणी सुन करके क्या करती है? भविष्यवाणी सुन करके मैकबेथ को राजा डकन की हत्या करने के लिए उकसाती है, कहती कि राजा को मार दो। ठीक है, अब यहीं से एक प्रकार से पहला जो है एक्ट समाप्त होता है, पहला अंक। दूसरा अंक शुरू होता है नाटक का दूसरा पार्ट। किंग डकन अराइव्स एट मैकबेथ कॉस्टल टू स्पेंड द नाइट। राजा डकन रात बिताने के लिए मैकबेथ के महल में आते हैं। मैकबेथ के महल में आते क्या करने के लिए? रात बिताने के लिए, कि जो है यहाँ पर आकर के विश्राम किया जाएगा और मैकबेथ से कुछ बातचीत करी जाएगी। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, आधी रात को, मैकबेथ मर्डर्स डकन व्हाइल ही इज स्लीपिंग। मैकबेथ क्या करता है? सोते हुए डकन, यानी राजा सो रहे थे इसके महल में, और इसने क्या कर दिया? डकन की हत्या कर दी। सोते हुए राजा को इसने मार दिया, इसकी और इसकी पत्नी ने मिलकर के, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने मिलकर के। आगे की कहानी क्या होती है? लेडी मैकबेथ जो है समर्स डकन्स ब्लू ब्लड ऑन द ग्राउंड्स टू ब्लेम देम। लेडी मैकबेथ डकन का खून पहरेदारों पर लगा देती है कि पहरेदारों ने राजा को मारा है, ताकि उन पर शक ना हो और इस तरीके से
हल्ला मचाती है कि भाई राजा मतलब कि राजा को मार दिया गया, राजा को मार, इस तरीके से अपना जो भी रणनीति थी उस रणनीति के साथ वो जो है बताती है। और जब इस तरीके से वो गुहार मचाती है रानी मतलब की लेडी मैकबेथ, तो सभी पहरेदार आ जाते हैं, मतलब तमाम सारे महल के लोग आते हैं और पहरेदारों पर खून का इल्जाम लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, डेक्कन्स डेथ, दक्कन की हत्या का पता चला। दिस इज डिस्कवर्ड का पता चलता है, डिस्कवर्ड मतलब पता चल जाता है। एंड एवरीवन इज शॉक्ड, सभी लोग क्या हो जाते हैं, एकदम से हैरान रह जाते हैं कि राजा को मारा किसने, कैसे मर गए राजा, अभी तो डक्कन के पास मतलब कि मैकबेथ से मिलने गए थे डक्कन, और कैसे मर गए। एक बबूरा पूरे महल में पूरे जगहों पर एक प्रकार सभी सरदारों में बातचीत शुरू हो जाती है। मैलकम एंड डोनाल्ड बेन डेक्कन्स सन्स, दो पुत्र हैं, एक बड़ा पुत्र है मैलकम, दूसरा पुत्र डोनाल्ड बेन, ठीक है, जो है डेक्कन्स सन्स, फ्ली इन फियर ऑफ देयर लाइव्स, दक्कन के छोट के बेटे मैलकम और डोनाल्ड बेन अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते, कोई आयरलैंड तो कोई अलग भाग जाता है, क्योंकि जब इसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसको पता चला इनके बच्चों को या फिर किसी ने, इनकी रानी ने या फिर कुछ ने किसी ने इनको क्या किया होगा कि भाई आप निकल जाओ, क्योंकि आपको भी खतरा हो सकता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे राजा महाराजा के बच्चे जो है निकल जाते हैं भाग करके ताकि बच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, अपनी जान की बच जाती है। मैकबेथ इज देन क्राउंड द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड, इसके बाद मैकबेथ स्कॉटलैंड का नया राजा बन जाता है। ठीक है, और इस तरीके से जब बच्चे भी भाग जाते हैं तो स्कॉटलैंड का राजा कौन बन जाता है, मैकबेथ बन जाता है, क्योंकि सेनापति ये था, सेनापति के अंडर में सारी सेना थी, तो सेना उना सब इसी के पक्ष में थी, तो कोई बोला भी नहीं, ना कोई इसका खुल करके विरोध किया, सभी ने सहमति से इसको राजा बना दिया। फिर यहीं पर एक्ट नंबर 2 खत्म होता है, एक्ट नंबर 3 शुरू होता है, अंक 3। नाउ मैकबेथ इज किंग, अब जो है मैकबेथ राजा बन चुका है। बट ही फियर्स बैंको एंड हिज सन्स फ्लियंस, यानी कि लेकिन वह बैंको और उसके बेटे फ्लियांस से डरता है। फ्लियांस, फ्लियांस किसका लड़का, बैंको का लड़का है, क्योंकि चुड़ैलों ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भले ही फ्लियांस मतलब बैंको राजा ना बन जाए, लेकिन उसके पुत्र या फ्लियांस वगैरह राजा बन सकते हैं, उसका वंशज राजा बनेगा, इसलिए जो है मैकबेथ बार बार बैंको से और उसके पुत्रों से चिंतित रहता है। अब वो क्या करेगा मैकबेथ, आगे इस पर आक्रमण करवाएगा, ठीक है, अपने मित्र पर, बैंको पर। ही अरेंज बैंको मर्डर बट जो है फ्लियांस एस्केप्स, वह बैंको की हत्या करवा देता है, कौन, मैकबेथ, लेकिन फ्लियांस जो है वहां से भाग जाता है। तो फ्लियांस कहां से भाग जाता है, फ्लियांस की हत्या और उसके पिताजी की हत्या, दोनों की हत्या करवाने के लिए प्लान बनाया जाता है मैकबेथ के द्वारा। वो प्लान एग्जीक्यूट करता है मैकबेथ, लेकिन वो प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि फ्लियांस जो है उससे बच निकलता है और बैंको को मार दिया जाता है। एट अ मतलब कि एक बैंक्यूट, एक दावत में बैंकोज घोस्ट अपीयर्स एंड प्रीथेंस मैकबेथ, बैंको की आत्मा एक जो है दावत में, एक पार्टी में, एक दावत में मैकबेथ जाता है, उस दावत में बैंको की आत्मा जो है प्रकट होती दिखाई पड़ती है और मैकबेथ को डराती है, ऐसा मैकबेथ को लगता है, मैकबेथ डर जाता है, उसको लगता है कि ये बैंको की भूत है, बैंको का आत्मा है, उसको डरा रहा है। ठीक है, द नोबेल बिगेन टू डाउट मैकबेथ्स बिहेवियर, स्कॉटलैंड के सरदार मैकबेथ के अजीब व्यवहार पर शक करने लगते हैं, जब एक प्रकार से उस दावत में तमाम चूंकि सरदार बैठे थे, जब ऐसा व्यवहार वो करता है, डरता है या फिर उस पे शक करता है बैंको पे, बैंको जब उसका भूत के रूप में आता तो वो उसका ऐसा बिहेवियर देख करके सरदारों को शक होने लगता है कि कहीं इसने ही तो नहीं मार दिया, पूरा शक इस पे जाता है। इस तरीके से ये यहाँ पर खत्म होता है। अगला एक्ट आपका चौथा एक शुरू होता है। मैकबेथ विजिट्स द विचेस अगेन टू नो हिज फ्यूचर, मैकबेथ जो है अपने भविष्य को जानने के लिए पुनः जो है तीनों चुड़ैलों का आवाहन करता है। मैकबेथ भविष्य जानने के लिए दोबारा चुड़ैलों के पास जाता है कि हमारा अगला भविष्य क्या होगा, उसको बताएं। दे गिव हिम 3 न्यू प्रोफेसाइज बेवियर मेडकफ, वे 3 नई भविष्यवाणियां करती हैं, कौन चुड़ैले, कौन कौन सी, बेवियर, मकडफ, मैकडफ, मैकडफ से सावधान न हो, किसने कहा, मैकडफ से सावधान न हो। ठीक है, मैकडफ कौन है, सरदार था मैकडफ, तो चुड़ैलों किसने, चुड़ैलों क्या कहा कि मैकडफ एक सरदार जो है उसे सावधान न हो, मैकडफ ही मारता है इसको बाद में। नो मैन बोर्न ऑफ अ वुमेन कैन हार्म यू,
दूसरी भविष्यवाणी करती हैं कि कोई भी स्त्री से जन्मा मनुष्य तुम्हें नहीं मार सकता, मैकबेथ को ऐसा कहती हैं तीन चुड़ैलें। और एंड यू विल बी सेफ अंटिल बिरनम वुड कम्स टू डनसेन, यानी कि बिरनम वन डनसिनन तक नहीं आता तुम सुरक्षित रहोगे। यानी कि जब तक बिरनम वन डनसिनन तक नहीं आता है तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। ऐसा तीन भविष्यवाणियां जो है उन चुड़ैलों ने फिर से करी और कहा कि मैकडफ से सावधान हो, चूंकि मैकडफ जो सरदार था यही बाद में इसको मारेगा जो है मैकबेथ को, इसीलिए चुड़ैलों ने बता दिया कि भाई इससे सावधान रहना। आगे अब मैकबेथ क्या सोचता है? मैकबेथ फील्स कॉन्फिडेंट, मैकबेथ आश्वस्त हो जाता कि भाई हमको तो कोई स्त्री से जन्मा पुरुष मार ही नहीं सकता। अब चुड़ैलों की बातों पर पूरा एकदम से विश्वास करना शुरू कर देता है। बट ही स्टिल किल्स मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, जब ये निधड़क हो जाता है, एकदम से निर्भीक हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है कि अब हमको तो कोई स्त्री से जन्मा बच्चा मार नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी या अभी भी उतना विश्वास नहीं करता है। अब ये सोचता है कि जो सरदार है मैकडफ, उसकी बीवी और बच्चों को मरवा देता है। ठीक है, जब ये मरवा देता है जो सरदार की बीवी और बच्चों को, फिर इससे क्या होता है, मैकडफ ज्वाइंस मैलकम, यानी मैकडफ जो है इंग्लैंड में मैलकम से मिल करके इंग्लैंड में जाता है और राजा का पुत्र जो है उसका नाम है मैलकम, बड़ा पुत्र लड़का जो सरदार है वो जाकर के राजा के लड़के से मिलता है और मिल करके इन इंग्लैंड द प्रिपेयर एन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ, यानी कि वो तैयारी करता है, सैन्य अभ्यास सेना को तैयार करता है और मैकबेथ के खिलाफ सेना तैयार करता है युद्ध करने के लिए, मैकबेथ को हराने के लिए। अब इस तरीके से प्लान ये बनाते हैं। राजा का लड़का जो मैलकम, डक्कन का राजा का लड़का है मैलकम, वो और कौन, जो सरदार है जो कि एक प्रकार से राज्य के लिए वफादार है, जिसकी बीवी और बच्चों को मरवा दिया है मैकबेथ ने। अब अगला जो है शुरू होता है पार्ट। लेडी मैकबेथ बिकेम्स वीक विथ गिल्ट एंड स्लीप वॉक्स एट नाइट, वो रात में एक प्रकार नींद में चलनी शुरू कर देती है, रात में एक प्रकार गिल्टी फील होता है, वो बार बार सोचती हुई खून के बारे में उसको चीजें आने लगती हैं। लेडी मैकबेथ अपराध बोध से बीमार हो जाती है और रात में नींद में चलना शुरू कर देती है, उसको बहुत डर सा लगता है, अजीब सी फीलिंग या व्यवहार में बदलाव होता है उसके, क्योंकि कोई हत्या आप कर देंगे ऐसे ही वो एक प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि एक हत्या की थी फिर उसके लगातार वो हत्या ही करता चला गया। ठीक है, सी ट्राइज टू वॉश इमेजिनरी, वह अपने हाथों से काल्पनिक खून धोने की कोशिश करती है, इमेजिनरी ब्लड फ्रॉम हर हैंड्स क्राइंग आउट नेम्ड स्पॉट, यानी कि वह एक प्रकार से वो जो उसका काल्पनिक खून है बार बार उसको सताता है, उसको धोने की कोशिश करती है और कहती दाग मिटाओ से चिल्लाने शुरू कर, तमाम प्रकार की इसके दिमाग में चीजें होती। लेडी मैकबेथ जो एकदम से परेशान रहती है इस चीज को लेकर। मैलकम meanwhile Malcolm's army used branches from Birnam Wood to hide as they march to Dunsines। इस बीच मैलकम की सेना बिरनम वन की डालियां काट करके खुद को छिपाते हुए डनसिनन की ओर बढ़ती हैं। जब डनसिनन की ओर बढ़ती हैं एक प्रकार से मैलकम की सेना और उसका जो है जो मैडकफ है वो मिल करके दोनों, the prophecy comes true, बिरनम वुड seems to move toward Macbeth's castle, भविष्यवाणियां सच हो जाती हैं, जो चुड़ैलें कहती हैं वो भविष्यवाणियां सच होना शुरू हो जाती हैं। बिरनम वन मानो मैकबेथ के किले की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था मैकबेथ को, बिरनम जो वन था उसको लग रहा था कि मेरी ओर आ रहा है और उसी की झाड़ियों में छिपते हुए डालियों में छिपते हुए ये जो है आ रहा था मैलकम जो राजा का पुत्र था और उसका जो साथी सरदार था, सारे सरदार इकट्ठा होकर के आ रहे हैं और इसको मारने के लिए। इन द फाइनल बैटल, अंतिम युद्ध होता है। मैकबेथ किल्स यंग सिवार्ड ब्रेवली, मैकबेथ साहस से यंग सिवार्ड को मार देता है। जब यंग सिवार्ड को मृत्यु के घाट मैकबेथ, चूंकि मैकबेथ बलवान था, सेनापति था भाई पहले से डकन का, तो बलवान था, इसके पास पावर थी। बट व्हेन ही फेसेस मैडकफ, अब इसका फेस मतलब किससे किसका मुकाबला होता है, लेकिन जब वह मैडकफ का सामना करता है, he learns the shocking truth, तब उसे चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। क्या? मैडकफ was not born naturally, यानी मैकडफ का जन्म सामान्य तरीके से
नहीं हुआ है। अब चुड़ैलों की यहाँ पर तीसरी बातें भी सच होने लगती हैं, यानी अगली भविष्यवाणी भी सच चुकी। स्त्री से जन्मा कोई जो है व्यक्ति तुमको मार नहीं सकता, इसी के बलबूते पर ये लगातार युद्ध करता था। लेकिन जैसे इसको पता चलता है कि ये जो है जो मैडकफ जो सरदार है, स्त्री से नहीं जन्मा है, इसका जन्म प्राकृतिक तरीके से नहीं हुआ है, बल्कि सिजेरियन के द्वारा प्रसव। इसका सिजेरियन माने क्या होता है, स्त्री के जो गर्भ से नहीं निकला है, ये पेट में था, लेकिन इसका जो है ऑपरेशन विधि के साथ इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म ऑपरेशन विधि के द्वारा सिजेरियन प्रसव हुआ था। इसका मैडकफ का, जब मैकडफ, सॉरी मैडकफ बोल रहा हूं, मैकडफ, मैकडफ का जन्म जो है सिजेरियन प्रसव के द्वारा हुआ था। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से बेटा अब इसको डर लगता है मैकबेथ को, और ये डर जाता है। और इस तरीके से जब ये, अब चूंकि भाई उससे इस तरीके गर्भ से नहीं जन्मा है, ये मार सकता है। तो इस तरीके से भविष्यवाणियां भी सच हो जाती है, और जो है मैकडफ जो है मैकबेथ को समाप्त कर देता है। इस तरीके से कहानी समाप्त होती है। Thus the second prophecy breaks and Macduff kills Macbeth। इस प्रकार दूसरी भविष्यवाणी झूठी पड़ जाती है और मैकडफ मैकबेथ का वध कर देता है। मतलब वो कहा था इसको कोई मार नहीं सकता है, लेकिन वो मार दिया गया। और ये बातें मतलब अधिकतर भविष्यवाणियां सच होती हैं, एक आठ उसमें गड़बड़ी हो जाए मान लेते कोई बात। मैलकम बिकेम्स द न्यू किंग, क्योंकि मैकलम जो है मतलब कि मैलकम ये एक प्रकार से फिर से क्या बनता है, मैलकम स्कॉटलैंड का नया राजा बनता है। और इसका और पीस ऑफ रिस्टोर्ड, यानी फिर से शांति जो है पुनः स्थापित हो जाती है, और इस तरीके से स्कॉटलैंड सुरक्षित हो जाता है। अपने जिस उत्तराधिकारी के पास होना चाहिए था उस उत्तराधिकारी के पास में वो हो जाता है। इस तरीके से पूरा मैकबेथ नाटक आपको मैंने कह सुनाया। मैकबेथ की मेन थीम क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली थीम इसकी बेटा, एम्बिशन एंड करप्टिंग पावर ऑफ अनसॉक्ड डिजायर, यानी महत्वाकांक्षा और अनियंत्रित लालसा की भ्रष्टाचार शक्ति या भ्रष्टकारी शक्ति आपको दिखेगी। Macbeth's excessive ambition to become king leads him to commit murder and later many other crimes। यानी मैकबेथ की अत्यधिक महत्वाकांक्षा जो होती है उसे राजा बनने के लिए पहले हत्या करवाती है, फिर लगातार धीरे धीरे करके वो अन्य अपराध करने पर मजबूर हो जाता है। नहीं, मजबूरी में वो और लोगों को मारता चला जाता है। इस तरीके से एक हत्या के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, इस तरीके से हत्या हत्या पे हत्या करता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें उसको ये अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट, ही अनचेक्ड डिजायर फॉर पावर अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड हिम। शक्ति की अनियंत्रित लालसा अंततः उसके विनाश का कारण बनी, किसके, मैकबेथ के। ठीक है, शक्ति हमेशा इतना पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए किसी व्यक्ति को। दूसरा इसकी जो एक प्रकार से मेन थीम थी वो है फेट वर्सेस फ्री विल, भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा। The witches predict Macbeth's rise, but his own choices make the prophecy come true। चुड़ैले मैकबेथ के राजा बनने की भविष्यवाणियां करती हैं, लेकिन उसके अपने निर्णय ही उसे भविष्यवाणियों तक पहुंचाते हैं। वो अपने ऐसे निर्णय लेता है कि वो भविष्यवाणी सच होती चली जाती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिखाई गई कि ये जो है भाग्य बनाम फिर इच्छा भी यहाँ पर दिखाई गई है कि भाग्य में क्या लिखा और आपकी इच्छा आप नहीं पता होता तब भी आप जो है उतना करते। द प्ले एक्सप्लोर्स वेदर डेस्टिनी, नाटक यह दर्शाता है कि क्या भाग्य यानी फेट मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करता है या मनुष्य के निर्णय भाग्य को आकार देते हैं। दोनों का बड़ा द्वंद्व चलता है कि मनुष्य का जो निर्णय होता है, क्या मैकबेथ अगर राजा की हत्या ना करता तो उसका भविष्य कैसा होता, हत्या कर दिया तो उसका भविष्य कैसा हुआ। इन दोनों के मोड़ पर लाकर के कहानी खड़ी करती है, करता तो क्या होता, ना करता तो किया तो उसका ही परिणाम निकला, अगर ना किया होता तो क्या परिणाम निकलता, इस क्वेश्चन छोड़ जाती है। तो इस तरीके से चीजें होती रहती है। ह्यूमन लाइफ आर ह्यूमन डिसीजन शेप डेस्टिनी। अगला जो इसका थीम है इस कहानी का, गिल्ट एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि ये अपराध बोध और अंतःकरण को दिखाती है। आफ्टर कमिटिंग मर्डर मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ आर हंटेड बाय गिल्ट। हत्या करने के बाद मैकबेथ और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ अपराध बोध से पीड़ित रहते हैं। ठीक है, यानी लगातार वो अपराध कर रहे हैं, उसका गिल्ट उसके उनको मार डालता है कि भाई हमने क्यों मार दिया। वो बार बार सोचते भी इस बात की जो है नहीं मारना चाहिए था। देयर कॉन्शियसनेस मेक्स देन रेस्टलेस एंड इवेंचुअली लीड्स टू देयर डाउनफॉल। उसका अंतःकरण यानी कॉन्शियसनेस उसे बेचैन करता है हमेशा बार बार, और अंततः उसका पतन भी हो जाता है इसकी वजह से। ये तमाम सारी चीजें। चौथा इसका जो एक प्रकार से मेन थीम है वो ये है, द नेचर ऑफ किंगशिप एंड
ट्रोन यानी राजत्व और तानाशाही का स्वरूप। द प्ले यानी यहाँ पर आप नाटक में अच्छे राजत्व यानी डंकन और तानाशाही यानी मैकबेथ का विरोधाभास दिखाया गया। एक राजा जो कि दयालु है, एक राजा जो कि एक प्रकार से बड़ा दयालु है, बहुत ही जो है अच्छा राजा है। दूसरी तरफ जब तानाशाही राजा मैकबेथ बनता है तो एक प्रकार जनता उससे परेशान रहती है। ठीक है, तो दोनों का एक प्रकार से द्वंद्व यहाँ पर दिखाया गया है। ट्रू किंगशिप इज सोन एज जस्ट एंड मोरल। सच्चा राजा न्यायप्रिय और नैतिक होता है। विल ट्रेनी ब्रिंग्स फियर एंड सूज। जबकि तानाशाही जो होती है भय और अराजकता को फैलाती है। ये एक प्रकार से आप देखते हैं जो अच्छा राजा होता है वो उससे जनता पसंद करती है तो आगे बढ़ता है। अगला है अलौकिक तत्व, द सुपर नेचुरल चीजें यहाँ पर आपको दिखती हैं। द विचेस विजन्स एंड घोस्ट सिंबलाइज द डार्क सुपरनेचुरल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग मैकबेथ। चुड़ैले दृश्य यानी विजन और भूत यानी घोस्ट मैकबेथ को प्रभावित करने वाली अंधकार में अलौकिक शक्तियों का प्रतीक है जो लगातार उसको प्रभावित करते रहते हैं। द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इंक्रीज फियर सस्पेंस एंड मोरल कंफ्यूजन। अलौकिक तत्व यानी सुपरनेचुरल पावर जो होती है ये पूरे नाटक में भय, रोमांच और नैतिक उलझन पैदा करती हैं। ये एक प्रकार सोचता है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इसी में मैकबेथ जो है फंसा रहता है और इसकी महत्वाकांक्षा अंतोगत्ता इसको ले डूबती है और ये एक प्रकार से अपना सब कुछ खो देता है। खून, ब्लड, ये एक प्रकार से इसका प्रतीक, अगर प्रतीक की बात की है तो प्रतीक में क्या है? खून। जैसे कि ब्लड सिंबलाइज गिल्ट, मर्डर एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ वायलेंट टेम्बिनेशन इन द प्ले। यानी आप देखते हैं इसमें जो खून है नाटक में, खून अपराध बोध यानी गिल्ट, हत्या और हिंसक महत्वाकांक्षा, वायलेंट एम्बिशन के परिणामों का प्रतीक आपको यहाँ पर दिखाता है। खून जो है क्या है? ये प्रतीकात्मक नाटक है बेसिकली। तो खून इसमें किसका प्रतीक है? खून जो है नाटक में अपराध बोध का प्रतीक है, हत्या और हिंसक महत्वाकांक्षा के परिणाम का प्रतीक है ये। ठीक है, इसके अलावा मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को लगातार डंकन के खून की याद सताती है और यह दर्शाता है कि अपराध बोध को मिटाया नहीं जा सकता। अंग्रेजी में लिखा ऊपर आप देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार इस चीज को पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। दूसरा जो एक प्रकाश डार्कनेस एंड नाइट, अंधकार और रात का आप देखते हैं इसका क्या प्रतीक है, इसको किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? डार्कनेस रिप्रेजेंट एविल, मिस्ट्री एंड कंसेलमेंट ऑफ क्राइम्स। अंधकार जो है वो बुराई का, रहस्य और अपराधों को छिपाने का एक प्रतीक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। नाटक में अधिकांश हत्याएं रात में ही होती हैं जो गोपनीयता और नैतिक भ्रष्टाचार को दर्शाती हैं। मोस्ट मर्डर्स इन द प्ले occurred at night, highlighting the theme of secrecy and moral corruption। ठीक है, तीसरा जो इसमें जो है प्रतीक शब्दावली है वो है सुपर नेचुरल पावर। अलौकिक तत्व बीच बीच में आते रहते हैं। विचेस, विजन्स, घोस्ट रिप्रेजेंट फेट, टेम्पटेशन एंड डार्क फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। चुड़ैले भूत और भ्रामक दृश्य भाग्य, प्रलोभन और मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली अंधकार में शक्तियों का प्रतीक है, जो एक प्रकार से अलौकिक तत्व जो बीच बीच में आते रहते हैं। दे क्रिएट सस्पेंस एंड पुश मैकबेथ टुवर्ड मोरल डाउनफॉल। वो ये तत्व जो है रोमांच पैदा करते हैं कहानी में और मैकबेथ को नैतिक पतन की ओर ढकेल देते हैं। नैतिक पतन जो है, कहानियां जो होती है वो एक प्रकार से अगर मान लेते हैं मैकबेथ इतना ज्यादा बेकार भी नहीं था शुरुआत में, लेकिन जब कहानियां एक प्रकार से उस मतलब कि उसको जो चुड़ैलों ने बताया, उसको जो है उसकी भविष्यवाणी करी और उसके बाद उसकी पत्नी ने मोटिवेट किया, तो वो एक प्रकार से ऐसा होता चला गया, उसके मोरल वैल्यू वहां पर दब जाते हैं। नींद भी यहाँ पर आप देखते हैं, स्लीप जो है ये भी एक प्रतीक शब्दावली में आया है। स्लीप सिंबलाइज्ड इनोसेंस, पीस एंड अ क्लियर कॉन्शियसनेस। नींद जो है निर्दोषता और शांति और साफ अंतःकरण का प्रतीक आपको दिखाया गया है। डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ की नींद उड़ी और लेडी मैकबेथ की नींद में चलने लगती है। यह दर्शाता है कि अपराध बोध मन को परेशान करता है। अपराध अगर कोई व्यक्ति कर लेता तो वो हमेशा सही नहीं रहता। वेदर एंड नेचर, मौसम और प्रकृति। स्टॉर्म्स, लाइटनिंग एंड अननेचुरल ऑक्यूरेंस सिंबलाइज्ड द डिसरप्शन ऑफ नेचुरल ऑर्डर कॉज्ड बाय मैकबेथ्स क्राइम। तूफान, बिजली और असमान घटनाएं मैकबेथ के अपराध के कारण प्राकृतिक व्यवस्था में हुए विघटन का प्रतीक है और इस तरीके से तमाम सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती हैं।
प्रकृति मानव गलतियों पर हिंसक प्रतिक्रिया देती है, यह ब्रह्मांडीय न्याय को उजागर करती है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि सब कुछ एक प्रतीकात्मक तरीके से आता है। भावात्मक दृश्य और प्रकट होने वाले संकेत यानी कि एप्रिसीजन एंड विजन्स। आप देखते हैं चुड़ैले जो है दिखाने वाले भ्रामक दृश्य चेतावनी देती है। द एप्रिसियन साउंड सोन बाई विचेस सिंबलाइज्ड वार्निंग, डिसिप्शन एंड फॉल्स मतलब की सिक्योरिटी। वो एक प्रकार चुड़ैले जो है दिखाने वाले भ्रामक दृश्य चेतावनी, धोखा और झूठी सुरक्षा का प्रतीक है। ठीक है, दे गिव मैकबेथ कॉन्फिडेंट, वो मैकबेथ को आत्मविश्वास जरूर देती चुड़ैले, बट मिस्ड हिम अल्टीमेटली लीडिंग टू हिज डाउनफॉल, लेकिन उसे धोखा देते हैं और अंततः उसका पतन जो है इसी वजह से होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको मिल जाती है। प्रकाश बनाम अंधकार भी आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं लाइट सिंबलाइज ट्रुथ, मोरलिटी एंड गुडनेस, विल डार्कनेस रिप्रेजेंट एविल एंड करप्शन। प्रकाश सत्य, नैतिकता और अच्छाई का प्रतीक है, जबकि अंधकार बुराई और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। यह विरोधाभास नैतिक निर्णय और बुरे कर्मों के परिणामों को उजागर करता है। इस तरीके से कहानी मैकबेथ में सिंबोलिज्म मतलब मोटिव केवल कहानी को रोचक बनाने के लिए नहीं, बल्कि नाटक के मूल विषयों खास करके एम्बिशन, गिल्ट, फेट एंड मोरल ऑर्डर को उजागर करती हैं। इसके साथ ये प्रतीक दर्शाते हैं कि मानव के निर्णय और कर्म कैसे उसके जीवन और समाज पर प्रभाव डालते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा इसके जो है एमसीक्यूज को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए एमसीक्यूज को समझते हैं, उससे उसके बाद में जब समय बचेगा तो हम इन चीजों को समझ लेंगे। विशेषताएं वगैरह वही चीज है, जो चीजें मैंने इसमें बताई वही विशेषताएं भी इसकी हैं, परेशान नहीं होना है। आइए इसकी एमसीक्यूज को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जो 20 एमसीक्यूज हमने तैयार किए हैं उसको समझते हैं पहले। विशेषताएं जो अभी हमने बताई यही सब विशेषताएं हैं उसकी। ठीक है, चलिए विलियम शेक्सपियर के 20 एमसीक्यूज हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ का लेखक कौन है? मैकबेथ के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर स्वयं है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का यहाँ पर लिखा हुआ भी पीडीएफ वाले बच्चों के लिए लिखा गया है। मैकबेथ एक त्रासदी नाटक है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। दूसरा प्रश्न है, मैकबेथ बिकम्स किंग आफ्टर किलिंग हुम? मैकबेथ किसे मार करके राजा बनता है? डकन को मार करके राजा बनता है। डकन मतलब बैंको उसका मित्र है, सेनापति है। मैडकप जो है, मैकडफ जो है, ये उसको बाद में मैकबेथ को मार देता है। ठीक है, फ्लायंस जो है मैकडफ का लड़का है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैकबेथ राजा बनने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए डकन की हत्या करता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, हु वार्न्स मैकबेथ अबाउट ट्रस्टिंग द विचेस? मैकबेथ को चुड़ैलों पर भरोसा न करने की चेतावनी किसने दी थी? तो बैंको ने कहा था कि चुड़ैलों की बातों पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि चुड़ैलों कोई बात भी बोल सकती हैं। बैंको जो था इसका घनिष्ठ मित्र था। बैंको चुड़ैलों की भविष्यवाणियों को लेकर के सतर्क रहता है और मैकबेथ को चेतावनी देता है कि आप इस बातों पे विश्वास ना करें। ठीक है, चौथा प्रश्न है, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट कॉन्शियसनेस इन द प्ले? नाटक में कौन सा पात्र अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करता है? अंतःकरण का प्रतिनिधित्व यहाँ पर आपको कौन करता है? लेडी मैकबेथ जो है बार बार जो है अंतःकरण को दबाती है, लेकिन बाद में अपराध बोध उसे सताना शुरू कर देता है। व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ की प्रमुख विषय क्या है बताएं? प्रमुख विषय इसका एम्बिशन एंड पावर। ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन, महत्वाकांक्षा और शक्ति। यह नाटक अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और शक्ति की लालसा के खतरे को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, हु किल्स मैकबेथ एट द एंड्स ऑफ द प्ले? नाटक के अंत में मैकबेथ को कौन मारता है? मैकबेथ को मारता है मैकडफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, फ्लेंस जो है ये मैकडफ का लड़का है। मेलकम ये राजा डक्कन का लड़का है। बैंको इसका मित्र है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न है, द विचेस प्रोफेसी मेनली मोटिवेट्स मैकबेथ टू? चुड़ैलों की भविष्यवाणियां मुख्य रूप से मैकबेथ को किस काम के लिए प्रेरित करती हैं? किल डक्कन, यानी कि भविष्यवाणियां चुड़ैलों की है, वो राजा डक्कन को मारने के लिए मोटिवेट करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न है, व्हाट डज ब्लड सिंबलाइज इन मैकबेथ? मैकबेथ में खून का प्रतीक क्या है? मैकबेथ नाटक में खून का क्या प्रतीक है? खून जो किसका प्रतीक है बेटा? ये गिल्ट का प्रतीक है।
खून, अपराध बोध और हिंसक कर्मों के परिणाम का प्रतीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हु इज बैंकोस सन? बैंको का सन कौन था? फ्लेयांस जो है, फ्लेयांस ये बैंको का सन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लियांस बैंको का पुत्र है जो जीवित रहता है और बैंकों की पीढ़ी के जारी रहने का प्रतीक यही है। लेडी मैकबेथ स्लीप वॉक ड्यू टू, लेडी मैकबेथ नींद में क्यों चलती है? क्योंकि उनको गिल्ट है, उनको एक प्रकार से अपराध बोध आपको सताता है उनको, इसलिए वो नींद में चलना शुरू कर देती है। 11 नंबर क्वेश्चन से, विच एक्ट कॉन्टेन्स डक्कन्स मर्डर? किस अंक में डक्कन की हत्या होती है? डक्कन की हत्या एक्ट 2 में होती है। ठीक है, डक्कन की हत्या किसमें होती है? अंक 2 में होती है। त्रासदी की घटनाओं की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। नाटक में यानी कि व्हाट रोल डू यू विचेस प्ले इन द प्ले, यानी कि नाटक में चुड़ैलों की भूमिका क्या है? चुड़ैलों की भूमिका एजेंट्स ऑफ फेट, ठीक है, एजेंट्स ऑफ फेट के रूप में काम करती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि चुड़ैले मैकबेथ को प्रभावित करती है और घटनाओं का पूर्वाभास देती है, जो भाग्य और प्रलोभन का प्रतीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज लेडी मैकबेथ्स मेन ट्रीट्स? लेडी मैकबेथ का मुख्य गुण क्या है? लेडी मैकबेथ का मुख्य गुण है एम्बिशन, उसके अंदर भी महत्वाकांक्षा आपको दिखाई जाती है। लेडी मैकबेथ की महत्वाकांक्षा कथानक को आगे बढ़ाती है और मैकबेथ को हत्या करने के लिए मोटिवेट यानी प्रेरित करती है। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डज द टुमारो एंड टुमारो सोलिक्यू सिग्निफाई? टुमारो एंड टुमारो संवाद क्या अर्थ है? इसका अर्थ है डिसअपियर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यह मैकबेथ की निराशा और लेडी मैकबेथ की मृत्यु के बाद जीवन की व्यर्थता को दर्शाता है। अंततः इसको व्हाट अल्टीमेटली रिस्टोरेस ऑर्डर इन स्कॉटलैंड? अंततः स्कॉटलैंड में व्यवस्था किससे किससे बहाल होती है? जो है मेलकम। मेलकम जो होता है ये राजा का लड़का, डक्कन का लड़का, यही राजा बनता है बाद में। मेलकम को राजा बना करके स्कॉटलैंड को न्याय और व्यवस्था जो है इसमें पुनर्स्थापित करी जाती, दोबारा से इसमें राजपाट होने लगता है। Which of the following is not a play written by William Shakespeare? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? हैमलेट इन्हीं का है, ओथेलो इन्हीं का है, ठीक है, द टेम्पेस्ट भी इन्हीं का है, पैराडाइज लॉस्ट जो है ये जॉन मिल्टन का है, इनका नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट किसका है? ये पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन का महत्वपूर्ण महाकाव्य है, शेक्सपियर का नहीं है। व्हाट इज द जेनर ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ किस प्रकार का नाटक है? मैकबेथ एक ट्रेजेडी नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक त्रासदी नाटक है, ठीक है, जिसमें मुख्य पात्र की महत्वाकांक्षा और अपराध बोध उसकी विनाशकारी यात्रा को दिखाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मैकबेथ व्हिच हिस्टोरिकल फिगर इंस्पायर्ड द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ पात्र का प्रेरणा स्रोत कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति था? तो कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति था बेटा? उसका नाम है किंग मैकबेथ ऑफ स्कॉटलैंड। शेक्सपियर ने स्कॉटलैंड के ऐतिहासिक राजा मैकबेथ के जीवन से प्रेरणा लेकर के नाटक को लिखा था। Which of these plays is a tragedy like Macbeth? इनमें से कौन सा नाटक मैकबेथ की तरह त्रासदी है? देखिए, किंग्स लियर जो है एक त्रासदी नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, एक त्रासदी नाटक है। शेक्सपियर की रचना है किंग्स लियर भी त्रासदी नाटक, जिसमें पात्रों की कमजोरी और त्रासदी को दिखाया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज शेक्सपियर कॉन्वे थ्रू मैकबेथ? शेक्सपियर मैकबेथ के माध्यम से क्या शिक्षा देते हैं? शेक्सपियर मैकबेथ के माध्यम से क्या शिक्षा देते हैं? शेक्सपियर कहते हैं कि एम्बिशन विदाउट मोरलिटी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? शेक्सपियर यह दिखाते हैं कि बिना नैतिकता की महत्वाकांक्षा अंततः विनाश और त्रासदी की ओर ले जाती है। अगर आप जो है महत्वाकांक्षा बिना नैतिकता के करते हैं, बिना नैतिकता की आप जो है कोई काम करते हैं, बहुत आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो आपको एक प्रकार से विनाश के गड्ढे में आप जा रहे हैं, बात ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है जुड़ सकते हैं, पीडीएफ पूरी की पूरी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तुरंत एसएमएस कीजिए 9161 93 62 ऐसे ही आपका और भी जो रचनाएं हैं, जैसे जो भी रचनाएं आपकी पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उन सभी के लेक्चर्स और उस सभी के एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट है कि सभी का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। अपना नाम, अपने सब्जेक्ट नेम, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर का पूरा जो है कोर्स आपके लिए व्यवस्था की गई है, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, सब कुछ माध्यम से। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास के माध्यम से आपका संपूर्ण चीजें मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा।
तुरंत दिए गए स्कैनर पर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर के नेम। जैसे आप इस पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, या अगर आप चलाते हैं ऑनलाइन माध्यम पेमेंट करने का, अगर नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हो। ठीक है, अपने घर में किसी से, अपने आस पड़ोस में, अपने मित्रों से, हित मित्र से, भैया पापा, किसी से करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फीस जमा करेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास का लिंक मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स में एमसीक्यू, जैसे यहाँ पर 20 एमसीक्यू समझा, ऐसे ही हर चैप्टर के नीचे एमसीक्यूज भी लगे रहते हैं। तो चैप्टर्स की पीडीएफ, उसके नीचे एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मात्र 100 रुपए फीस में आपको केवल इंग्लिश का ही नहीं, बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। सभी सब्जेक्ट यानी कि आपकी जो 3 मेजर है, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में सब कुछ आपको मिलेगा। केवल 100 रुपए में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मात्र 100 रुपए में आप तुरंत तुरंत पेमेंट कीजिए, चूंकि आपके लिए बहुत बहुत कम फीस, बहुत सस्ती फीस में इंग्लिश आपको कहीं पर कोई नहीं पढ़ाता, वो मिलेगा। इंग्लिश का भी नोट्स आपके लिए तैयार कर दिया गया, ताकि आप उसको पढ़ करके अच्छा नंबर ले पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला, मॉडल पेपर भी इंग्लिश का तैयार और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप तुरंत एसएमएस करके तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।